हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आज एक जघन्य वैश्विक सामाजिक समस्या वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन के मीनिंग, नेचर या करैक्टरिस्टिक्स, कॉजेज, इविल इफेक्ट्स और इरेडिकेशन सजेशंस के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड नेचर आ जाए या करैक्टरिस्टिक्स आ जाए, आपको एक ही लिखना है। ओ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति का क्या अर्थ है? वेश्यावृत्ति का तात्पर्य एक पुरुष या एक महिला द्वारा व्यापारिक रूप में, पैसे के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में यौन संबंधों को अपनाना वेश्यावृत्ति कहलाता है, जिसमें एक पुरुष या एक महिला दूसरे की शारीरिक संतुष्टि करने के बदले पैसे लेते हैं, धन लेते हैं, तो वो वेश्यावृत्ति कहलाता है। तो इसमें हम विस्तार से जानते हैं वेश्यावृत्ति के अर्थ, इसकी परिभाषाओं के बारे में। तो वेश्यावृत्ति एक भयावह वैश्विक सामाजिक समस्या है। इसका तात्पर्य केवल भारत तक सीमित नहीं है, विश्व के सभी देशों में इस तरह का व्यवसाय पाया जाता है। यह अति प्राचीन काल से चली आ रही है, यद्यपि इसे कभी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब वेश्यावृत्ति है ये आज की नहीं है, ये जब से मानव ने केंद्र काम वासना पनपी या फिर मानव की काम वासना को परिवार या वैवाहिक संस्थाओं तक सीमित कर दिया गया, तब से इसका प्रचलन है। परंतु आज तक समाज के द्वारा इसे स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। समाज द्वारा इसे अवैध या गैर सामाजिक ही माना जाता है। जियोफ्रे क्या कहते हैं? वेश्यावृत्ति विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय है। देखिए, इन्होंने इसको व्यवसाय माना है। इसका मतलब ये हुआ भी पैसे लेकर यौन संतुष्टि करना, सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करना। तो ये क्या हो गया? एक व्यवसाय, विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय है और यह तभी से चला आ रहा है जब से कि समाज में लोगों की काम भावनाओं को विवाह और परिवार में सीमित किया गया। मतलब लोग सेक्सुअल संतुष्टि कहाँ करेंगे? अपने परिवार में, वैवाहिक संस्था के माध्यम से, पति या पत्नी के द्वारा। जब ये पाबंदी लगा दी गई तब इस समस्या का जन्म हुआ। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में यह सामाजिक समस्या किसी न किसी रूप में प्रचलित है। जैसे जापान में हिटरी गिसोस के रूप में, तो वहीं थाईलैंड जैसे देश में कानूनी मान्यता भी प्राप्त है इसको। वेश्यावृत्ति को यौन संतुष्टि का एक विकृत और घृणित साधन माना गया है। इससे व्यक्ति का शारीरिक व नैतिक पतन होता है। जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति का कार्य करता है या जो व्यक्ति वेश्यागमन करता है, उनका शारीरिक नैतिक पतन तो होता है, क्योंकि उसने नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। समाज के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, परिवार के अंदर उनका मान सम्मान नहीं रहता। दूसरा, शारीरिक पतन भी होता है, क्योंकि उसके विभिन्न तरह के भयंकर यौन बीमारियां उनको घेर लेती है। व्यक्ति को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। बीमार हो जाए तो बीमारी पर खर्चा पड़ना है, तो आर्थिक रूप से भी वो कंगाल हो जाता है। तथा यह मानव के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में जहर घोल देती है। इससे उसका परिवार है वो विखंडित हो जाता है। आपस में संघर्ष, मनमुटाव, तनाव, तलाक, इस तरह की घटनाएं होती है और सामाजिक जीवन का ताना बाना उसका बिगड़ जाता है। समाज में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वेश्यावृत्ति का अर्थ और परिभाषा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन: किसी अनुचित, अवैध या असामाजिक तरीके से किसी महिला द्वारा पुरुष या पुरुष द्वारा महिला की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना या यौन क्रिया में भावना या उद्वेग की जगह पैसों का महत्व होना वेश्यावृत्ति कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, वेश्या महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। वेश्या हम कहेंगे किसे? जो पैसे लेकर दूसरे की यौन संतुष्टि करता हो। जैसे एक पुरुष है, यदि वो पैसे लेकर महिला की यौन संतुष्टि करता है तो पुरुष वेश्या कहलाएगा। और पुरुष वेश्या को जिगेलो कहा जाता है, जिगेलो। और ये आधुनिक महानगरीय संस्कृति की देन है, क्योंकि महानगरीय संस्कृति के अंदर महिलाएं हैं वो पुरुषों से जब संतुष्ट नहीं हो पाती, तो पुरुषों के द्वारा महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। और इसमें भावना या जो सेक्स या फिर यौन संबंधों में जो भावना होती है वो भावना नहीं होती, क्योंकि उनकी जगह पर सिर्फ पैसों का महत्व होता है। अर्थात जब कोई महिला, स्त्री होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, ढाबे, धर्मशाला आदि में पहुंचकर पैसे के बदले किसी पुरुष के साथ यौन क्रिया करती है तो यह वेश्यावृत्ति कहलाती है। इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कहा है। इसका मतलब पैसे देकर यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना ही वेश्यावृत्ति कहलाता है।
एलियट तथा मेरिल क्या कहते हैं? वेश्यावृत्ति एक भेद रहित, यहाँ पर भेद रहित का ध्यान से देखिए, भेद रहित का मतलब वेश्यावृत्ति के अंदर किस जाति, धर्म, परिवार, संस्कृति, देश, इस चीज़ का कोई वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि यह तो धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है। अवैध क्यों है? क्योंकि इसे न तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, न ही कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें भावना का भाव पाया जाता है। इसमें भावना का कोई महत्व नहीं होता, इसमें पैसों का महत्व होता है। तो देखिए, इलियट और मेरिल की डेफिनेशन के अनुसार इसकी 3 विशेषताएं तो इन्होंने बता दी। एक तो यह भेद रहित होता है, एक यह इसमें धन का महत्व होता है, अवैध संबंध होता है, यौन संबंध होता है, और भावनाओं का इसमें अभाव पाया जाता है। तो ये इसकी विशेषताओं में भी आप करेंगे। बोन्जर के अनुसार वे स्त्रियां वेश्याएं हैं। इन्होंने कहा है वेश्याएं कौन है? जो अपने शरीर को यौन क्रियाओं के लिए बेचती है, मतलब शरीर को यौन क्रियाओं के लिए, यौन संतुष्टि के लिए बेचेगी और इसे एक व्यवसाय के रूप में बना लेगी, मतलब इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। जियोफ्रे के अनुसार वेश्यावृत्ति आदतन, मतलब आदत लग जाए उसकी, या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास है। बिना किसी भेदभाव, यहाँ पर जाति, धर्म, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसे व्यवसाय क्यों कहा है? जैसे देखिएगा, एक व्यवसाय है, एक शॉप है, दुकान है, उसमें आप जाएंगे सामान लेने के लिए। जो ग्राहक है वो अपने को सामान देगा, अपने साथ किसी तरह का, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, उस ग्राहक के साथ अपने को, ग्राहक और जो दुकानदार है उसके आपस में कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, क्योंकि हमने पैसे दिए, बदले में उसने हमें वस्तु दी। बिल्कुल उसी तरह से सेम ये व्यवसाय है, क्योंकि एक महिला है या फिर स्त्री है, वो एक कोठे पर है, जहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम चलाता है, उसे कोठा कहा जाता है। उस कोठे पर है, उसका कस्टमर आया, उसकी जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसने वहाँ पर पैसे दिए, भावनात्मक का अभाव है, संतुष्टि की, वापिस आ गया। तो इसका मतलब यह एक व्यवसाय है जो पैसे के लिए, धन के लिए किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वेश्यावृत्ति स्त्री या पुरुष द्वारा आजीविका कमाने के लिए स्थापित किया जाने वाला अवैध यौन संबंध है। मतलब पुरुष भी इसमें संलिप्त होते हैं और महिलाएं भी, मतलब जो पैसे लेते हैं इस यौन क्रिया के लिए वो, और अवैध संबंध स्थापित करते हैं, वो वेश्यावृत्ति कहलाता है, जिसमें भावनात्मक लगाव का अभाव तो है और पैसों या धन का महत्व होता है। इसमें भावनात्मक लगाव का अभाव तो पैसों का या धन का महत्व होता है। इस कार्य या घिनौने कृत्य को पुरुषों ने भी शुरू कर दिया है। पुरुष वेश्या को जिगेलो कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। जिगेलो महानगरीय संस्कृति की देन है। वेश्यावृत्ति का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, या वेश्यावृत्ति है उसकी विशेषताएं क्या है, या वेश्यावृत्ति की प्रकृति क्या है, इन सभी में आपको यही क्वेश्चन लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से हम करते हैं। अभी भी इसका मतलब क्या है? पहला, वेश्यावृत्ति मूल रूप से आजीविका है। इसका मतलब वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय है, जिसको एक महिला है वो एक व्यवसाय या आजीविका के रूप में इसको अपनाती है। वो अपने यौन क्रिया के लिए पैसे लेती है। आजीविका का आधार भावनाहीन अवैध यौन संबंध है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें अवैध जो यौन संबंध स्थापित किए जाएंगे वो अवैध होंगे, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और इसमें भावनाहीन होंगे। भावनाओं को कोई जगह यहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ पैसों का महत्व होता है, यौन संतुष्टि का महत्व होता है। यौन संबंधों का उपयोग आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि जो यौन संबंध स्थापित किए जाएंगे, उन यौन संबंध स्थापित करने का उद्देश्य किसी तरह की भावनात्मक संतुष्टि नहीं है, बल्कि आर्थिक लाभ कमाना है। जो वेश्या है वो किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करेगी तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यौन संबंध स्थापित करना तो है, परंतु उसके बदले कोई भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। वेश्या दूसरों को, और वेश्यावृत्ति की एक विशेषता यह है कि इसमें स्त्री है वो दूसरों को अपना रूप, यौवन व शरीर बेचकर आजीविका प्राप्त करती है। इसका मतलब महिला अपने आप को पैसे कमाने के लिए किसी पुरुष के सामने प्रस्तुत करती है। वेश्यावृत्ति में वेश्या के लिए सामाजिक भेदभाव अर्थहीन है। एक इसकी विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक भेदभाव नहीं होता, क्योंकि जो वेश्यावृत्ति का कार्य करती है महिला, उसके पास जो कस्टमर आया है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस व्यवसाय का है, कौन सी भाषा बोलता है, किस क्षेत्र का है, किस देश का है, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसका उद्देश्य है पैसे कमाना है, धन कमाना है। तो ये इसके स्वरूप या विशेषताएं थी। टाइप्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन,
इसके प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। वेश्यावृत्ति के प्रकार, देखिए वेश्यावृत्ति के प्रकार हैं, उसको दो भागों में बांटा है, पुरुष वेश्या और महिला वेश्या। वेश्या किसे कहेंगे? जो पैसे लेता है, मान लीजिए एक पुरुष पैसे लेता है यौन संतुष्टि के लिए, तो उसका कस्टमर कौन होगा? महिलाएं होगी। महिलाएं या स्त्रियां उस पुरुष के पास गई तो वो पुरुष पैसे लेकर उनकी यौन संतुष्टि करता है, तो वो पुरुष वेश्या कहलाता है। और पुरुष वेश्या को जिगेलो कहा गया है। ये आधुनिक जो संस्कृति है, महानगरीय संस्कृति है, उसके अंदर पुरुष वेश्या है, उसका प्रचलन काफ़ी बड़ा है। महिला वेश्या पुरुष वेश्या का विपरीत है। जब एक जगह पर जो पुरुष महिला है, एक स्त्री है, वो पैसे लेकर पुरुष की यौन संतुष्टि करती है, तो वो महिला वेश्या कहलाएगी। मतलब जो पैसे लेता है वो वेश्या कहलाएगा। वो पुरुष है तो पुरुष वेश्या, और महिला है तो महिला वेश्या। प्रकट व अप्रकट वेश्या, प्रकट का मतलब होता है जो सभी के सामने है, जिसका सभी को पता है, और अप्रकट वेश्या वो होता है जो गुप्त होती है, जिनका किसी को पता नहीं है। तो प्रकट वेश्याएं वो वेश्याएं होती है जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिनके पास लाइसेंस होता है, जिनका सभी को पता होता है भी ये वेश्यावृत्ति का कार्य करते हैं। अप्रकट वेश्याएं वो होती है जो चोरी छुपे ये काम करती है, वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। धार्मिक वेश्याएं, धार्मिक वेश्याएं वो वेश्याएं होती है जो धार्मिक स्थलों पर ये कार्य करती है। अब ये कार्य करेगी कैसे, वो देखिए। जैसे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर जो छोटी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को मंदिर में अर्पित किया जाता है उनके माता पिता के द्वारा। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है मंदिर में भगवान की सेवा करना। परंतु वास्तव में क्या होता है? वो सेवा पुजारी की करती है। जो पुजारी लोग हैं वो उनका यौन शोषण करते हैं। गांव के बड़े लोग, जमींदार लोग हैं, वो उनका यौन शोषण करते हैं। और जब ये बड़ी हो जाती है तो इनको वेश्यालय में छोड़ दिया जाता है। तो वो धार्मिक वेश्याएं कहलाएगी। वंशानुगत वेश्याएं, वंशानुगत वेश्याएं वो वेश्याएं होती है जो ये वंशानुक्रम रूप से ये कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया वो उनकी माताएं भी ये काम करती थी, तो माताएं ये काम करती थी, वो माताओं की अवैध संतान हो गई, और अवैध संतान को भारतीय समाज है वो स्वीकारता नहीं है। तो वो लड़कियां बड़ी होकर फिर ये वेश्यावृत्ति का काम करना शुरू कर देती है, नाचना गाना सीख जाती है, और उसमें किसी प्रकार का संकोच भी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी माता को देखकर खुल जाती है और उसे एक व्यवसाय के रूप में ही स्वीकार करती है। तो उसको वंशानुगत वेश्याएं कहा जाता है। इसके पश्चात है परंपरागत वेश्याएं। परंपरागत वेश्याएं, इनको कोठे वाली वेश्याएं भी कहा जाता है। भी एक निश्चित स्थान पर रहती है जिसको कोठा कहा जाता है, और उसी स्थान पर कस्टमर उसके पास जाता है, और उस ये पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, प्रकट होती है। और इन वेश्याओं का जो क्षेत्र है उसको लाल बत्ती क्षेत्र भी कहा जाता है। परंतु इन वेश्याओं को अपने कस्टमर सेलेक्ट करने की, चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि इस जो कोठा है, एक कोठा है, उसके अंदर वेश्यालय का काम चल रहा है। तो मानिए उसके अंदर 10 महिलाएं या स्त्रियां हैं, तो उसका जो कंट्रोलर है वो एक होगा, व्यक्ति होगा, वो महिला होगा या पुरुष होगी। तो वो सेलेक्ट करेगा कस्टमर को, वो उनके पास कस्टमर भेजेगा। तो परंपरागत वेश्याएं परिस्थितिजन्य वेश्याएं, परिस्थितिजन्य वेश्याएं वो होती है जो परिस्थितियों के कारण, कुछ जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जिनके कारण उन्हें ये व्यवसाय चुनना पड़ा। जैसे विधवा हो जाए, कि कोई लड़की है उसको शादी के पश्चात छोड़ दें, तो अपना खर्चा चलाने के लिए और यौन संतुष्टि के लिए ये काम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा कोई ऐसी लड़कियां हैं जो जिसके माता पिता की डेथ हो गई है, या माता पिता के द्वारा इसी तरह का व्यवसाय किया जाता रहा है, परिवार विखंडित है, तो वो लड़कियां भी वेश्यावृत्ति का व्यवसाय अपना लेती है। या कोई लड़की है वो बार बार अपने चिर परिचित या जान पहचान वाले व्यक्ति से यौन शोषण का शिकार हुई है, या कोई ऐसी लड़की है जो अपने प्रेमी के साथ संबंध में रही वो, और उसके पश्चात उसके अवैध संतान हुई, प्रेमी ने उसको छोड़ दिया, तो लोक लाज के कारण और अपने आप को आजीविका चलाने के लिए भी वो इस तरह के व्यवसाय को चुन लेती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि और इसके अलावा बहुत सारी अन्य परिस्थितियां भी हैं जिनके कारण, जैसे कोई महिला या लड़की है, उनके आस पड़ोस का माहौल ऐसा ही है भी, वहाँ पर नशाखोरी का है, या शराब के ठेके हैं, या फिर वेश्यालय चल रहा है, जुआघर चल रहा है, तो वो परिस्थितियां भी मजबूर कर देती है लड़की को वेश्यावृत्ति का कार्य करने के लिए। तो ऐसी लड़कियों को, ऐसी वेश्याओं को परिस्थितिजन्य वेश्याएं कहा जाता है। कॉल गर्ल्स, कॉल गर्ल्स है ये, कॉल गर्ल्स, कॉल का मतलब बुलाना, भी ऐसी लड़कियां जो बुलाने पर
जहाँ ज़रूरत है वहीं पर उसी समय पहुँच जाती है। जैसे होटल, ढाबे, धर्मशाला, मोटल, रेस्टोरेंट आदि में वो पहुँच जाती है। तो ऐसी जो लड़कियां वेश्या हैं उनको कॉल गर्ल्स वेश्याएं कहा जाता है। इसके पश्चात है गणिका, रूपजीवी व सामान्य वेश्या। ये भी एक वेश्या का ही एक प्रकार है। गणिका, रूपजीवी, प्राचीन काल में इस तरह की वेश्याओं का प्रचलन था। सामान्य वेश्या तो जो पैसे लेकर जो यौन संतुष्टि करती है। गणिका और रूपजीवी है ये जो राजा महाराजा उच्च लोग होते थे उनको कुछ उपहार के बदले में उनके सामने नाच गाने का काम करती थी या उनकी यौन संतुष्टियाँ करती थी। बाल वेश्याएँ, बाल वेश्याएँ जो परिस्थिति जन है, जिनकी आयु कम है, 18 वर्ष से कम है, उनके वो अनाथ हो गए हैं या फिर उनको बार बार उनका यौन उत्पीड़न हुआ, गरीबी है, इन सब के कारण यदि कम उम्र की लड़कियां ये कार्य करना शुरू कर देती है तो उनको बाल वेश्याएं कहा जाता है। इसके ये थे इनके टाइप्स। इसके बाद कोजीज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इसके कारण क्या है, किन कारणों के कारण ये वजह से वेश्यावृत्ति का जो कार्य है ये फल फूल रहा है। तो इसके अंदर हम करते हैं पहले सामाजिक कारण, सोशल वेश्यावृत्ति कारण, कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सोशल कॉजेज। इसके अंदर सामाजिक कारण में पहला हम लेते हैं पारिवारिक कारण। यदि परिवार विघटित है, विखंडित है, तो वो परिवार बढ़ावा देगा अपने जो संतान है, अपनी बेटियां, उनको वेश्यावृत्ति कार्य करने के लिए उनको उकसाएगा या बढ़ाएगा। और अध्ययन करने से भी पता चला है कि जो वेश्याएं हैं वो अधिकांश खंडित परिवारों से आ रही है, टूटे हुए परिवारों से आ रही है। जैसे जिन ऐसे परिवार जिनके माता पिता है उनके आपस में झगड़ा चल रहा हो, तलाक हो गया हो, या माता पिता उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हो, तो वो इन अत्याचारों से बचने के लिए घर से भाग जाती है वहाँ से, और फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए वेश्यावृत्ति को वो एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा परिवार का कारण है वो, जैसे परिवार कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि गलत लोगों में लड़कियां बहका कर अपनी जो कौमार्य है उसको लुटा देती है, फिर इसी व्यवसाय को बना लेती है। माता पिता के संबंध आपस में खराब हो, उनमें से माता पिता का चरित्र आपस में खराब हो, परिवार में निरंतर लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, भाई बहनों के चरित्र ठीक न हो, और निकट संबंधियों के द्वारा काम वासनाओं के शिकार, परिवार के अंदर काम वासनाओं के शिकार हो जाए, तो ऐसी अनेक लड़कियां बाद में यौन अपराधी या फिर वेश्या बन जाती है। वैवाहिक कारण, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में वैवाहिक कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब निर्धनता के कारण एक लड़की है, उसकी शादी कुरूप व्यक्ति के साथ या फिर अपाहिज व्यक्ति के साथ, अधिक उम्र वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, तो फिर वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाती और शारीरिक संतुष्टि के लिए वो अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लेती है और धीरे धीरे इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। इसके साथ साथ बेमेल विवाह हो, बाल विवाह हो, विलम्ब विवाह हो, या फिर जीवन भर कोई कुंवारा रहे, या फिर जो अन्य किसी कारणों से शादी न कर पाए, तो वो अपनी यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए भी इस एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ भी है जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है, जैसे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, लड़कियों पर विवाह के लिए अनुचित दबाव, विधवा पुनर्विवाह निषेध, इन सब के कारण भी वेश्यावृत्ति है वो फैलती है। क्योंकि जैसे विवाह हो गया, शादी विवाह का प्रचलन है या मृत्यु भोज का प्रचलन है, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बहुत सारे लोगों को, पूरे गांव को दावत देनी पड़ती है। जब व्यक्ति गरीबी की हालत में आ जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि जब वो ये इस तरह की दहेज प्रथा, बहुत अधिक दहेज देगा, मृत्यु भोज में खर्चा करेगा, लड़की की शादी में खर्च करेगा, सारे गाँव को दावत देगा, तो उसमें खर्चा ज़्यादा होगा, तो व्यक्ति गरीब हो जाते हैं। गरीबी की हालत में फिर वो अपनी संतानों से यह कार्य करवाना शुरू कर देते हैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो भी जिम्मेवार हैं, फिजूल खर्चे भी जिम्मेवार हैं। विधवा विवाह पर रोक, जो विधवा पुनर्विवाह उसको निषेध घोषित किया गया, उसको रोका गया, उसने भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जो विधवा महिलाएं हैं उनकी पुनर्विवाह यदि हो जाए तो वो अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें एक सहारा मिल जाता है।
परंतु इसमें क्या होता है कि जो विधवा है उसकी पुनर्शादी या समाज है उसके विवाह को स्वीकारता नहीं है, या समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण सही नहीं है, तो अपना आर्थिक गुजारा चलाने के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए फिर इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। दहेज प्रथा जो कुप्रथा है, एक सामाजिक समस्या है, उसने भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया, क्योंकि एक माता पिता है उसको अपनी बेटी की शादी में अधिक दहेज देना पड़ता है। यदि अच्छे लड़का देखते हैं तो उसे अधिक दहेज देना पड़ेगा, और यदि उसने अधिक दहेज दिया तो वो गरीबी की हालत में आ जाएगा, और जब गरीबी की हालत में आ जाएगा और कोई साधन उसके पास नज़र नहीं आएंगे तो उसे उभरने के लिए अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को उसे वो यह काम करवाने के लिए मजबूर हो जाएगा। दूसरा, दहेज प्रथा के कारण जो यदि कोई माता पिता उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए दान दहेज नहीं है तो मजबूर होकर वो किसी कुरूप लड़के के साथ, या फिर किसी अपाहिज के साथ, किसी कमज़ोर के साथ, बीमार के साथ, वृद्ध व्यक्ति के साथ उनकी शादी करनी पड़ती है, जिससे वो वहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाती, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। फिर वो अपनी संतुष्टि के लिए अन्य जगह या सहारा देखती है, तो इससे वेश्यावृत्ति का प्रचलन बढ़ा है। दहेज न होने के कारण विलम्ब विवाह भी हुए हैं, और दूसरी लड़कियां कुंवारापन का प्रचलन भी बढ़ा है। तो इस विलम्ब विवाह और कुंवारापन ने क्या है, उनको अपनी यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए इधर उधर भटकने पर मजबूर किया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उन्होंने वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। विवाह विच्छेद या तलाक, तलाक है वो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। पति पत्नी मनमुटाव हुआ, आपसी विचार नहीं मिले और उन दोनों में तलाक हुआ, परिवार का विघटन हुआ, तो इससे क्या होगा, जो पत्नी है वो अपनी संतुष्टि के लिए अन्य जगह पर जाएगी, या अन्य परिचित या अपरिचित लोगों से संबंध स्थापित करेगी, और फिर धीरे धीरे आजीविका चलाने के लिए उनसे पैसे लेने भी शुरू कर देगी, तो वो वेश्यावृत्ति का रूप धारण कर लेगी। और इसी तरह से जो पुरुष है उसकी अपनी पत्नी से तलाक हो गया तो वो अपनी यौन संतुष्टि के लिए फिर क्या करेगा, यौन संतुष्टि के लिए वो किसी दूसरे की महिला के पास जाएगा, और इससे अपनी काम वासना की शांत करने के लिए जो वो किसी अन्य महिला के पास जाना शुरू करता है, तो इससे धीरे धीरे जो वेश्यावृत्ति है उसको बढ़ावा मिलता है। विषम लिंगानुपात, लिंगानुपात में निरंतर गिरावट आ रही है, महिलाओं की संख्या कम हो रही है, उसके लिए समाज जिम्मेदार है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएं चल रही है, दहेज प्रथा आदि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण महिलाओं की संख्या निरंतर कम हो रही है और पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। जैसे भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो 1000/940 है। इसका मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 940 लड़कियां, और हरियाणा की बात करें तो यह और भी खराब है, 1000 पुरुषों के पीछे 877 लड़कियां हैं। तो कुछ लड़के ऐसे बच जाते हैं जिनकी शादी नहीं होती, फिर वो अपनी यौन इच्छाओं की संतुष्टि कैसे करेंगे, क्योंकि वैध तरीके से तो कर नहीं सकते, परिवार में या विवाह संस्था के माध्यम से तो कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें यह अवसर नहीं मिला, फिर वो वेश्यागमन करेंगे, तो इससे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बुरा पड़ोस, यदि पड़ोस खराब है, आस पड़ोस में वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, शराबखोरी, जुआखोरी, जिस्म परोसी, इस तरह का यदि कार्य आस पड़ोस में चलता है, तो फिर वहाँ जो लड़कियां हैं उन लड़कियों का अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे वो भी इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। अवैध मातृत्व, अवैध मातृत्व मुख्य कारण है इसका वेश्यावृत्ति का। अवैध मातृत्व का तात्पर्य यह है कि शादी से पहले कोई लड़की यदि माँ बन जाए, किसी प्रेमी के साथ, पुरुष के साथ संबंध होने के कारण माँ बन जाए और वो उसे छोड़कर चला जाए, तो अब क्या होगा, वो अपनी आजीविका कैसे चलाए, क्योंकि न तो उसको, न माँ को, न उसकी संतान को समाज स्वीकारता है। तो फिर अपनी संतान का भरण पोषण के लिए, अपना खुद का आजीविका चलाने के लिए वो इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है, और फिर जो उसकी संतान है उस संतान को भी समाज स्वीकार नहीं करता है, तो वो संतान भी धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो इसे एक व्यवसाय, माता के व्यवसाय के रूप में इसे स्वीकार कर लेगी या इसे अपना लेगी, जिसको हमने वंशानुगत वेश्याएं भी कहा था। कुमार्ग पर पड़ी लड़कियां, कई बार लड़कियां हैं वो किसी के बहकावे में आकर कुमार्ग पर या गलत मार्ग पर चल पड़ती है, पथ भ्रष्ट हो जाती है, जैसे नशाखोरी का कार्य कर, नशाखोरी जैसी बुरी लत उन्हें लग गई, तो बाद में नशे के लिए पैसे चाहिए, तो इसके लिए वो इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। तो ये बहुत सारे सामाजिक कारण थे वेश्यावृत्ति को बढ़ाने के लिए। अब आर्थिक कारण करते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज,
नारी की आर्थिक निर्भरता। भारतीय समाज में बात करें तो पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें नारी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। पैसों की ज़रूरत है तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बार बार मांगने पर और दूसरों के द्वारा अपमानित करने पर वो अपमानित महसूस होती है और इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाती, और आर्थिक रूप से निर्भर बनने के लिए वो इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। विलासी जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ एक जो लड़कियां हैं उनमें, हाँ, ये भौतिकवाद की चक्काचौंध में वो अधिक जीना चाहती है। वो अच्छे महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन, अच्छे आभूषण, अच्छा विलासी जीवन, होटलों रेस्टोरेंट में पार्टियां, इस तरह की उनकी इच्छाएं होती है, विलासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा होती है। उनके पास संसाधन होते नहीं हैं, फिर वो वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपने फ्रेंड्स के से दूसरों के साथ रिलेशन स्थापित करती है, और बदले में उनसे पैसे, उपहार, मोबाइल फ़ोन, सूट्स, इस तरह की चीज़ें लेती है, और धीरे धीरे वो इसे एक व्यवसाय के रूप में धारण कर लेती है। नौकरी की दशाएं भी महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाती है, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जब वो कोई ऑफिस में कार्य करती है तो कोई उद्योगों में कार्य करती है, तो इन सब से क्या होता है कि वो अपने बॉस के चंगुल में फंस जाती है। होटलों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, क्लबों आदि में बिक्री बढ़ाने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए रिसेप्शनिस्ट रखते हैं, सेल्समैन रखते हैं। वो नव युवतियों को, युवा युवतियों को रखा जाता है वहाँ पर, और फिर वो बॉस को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, उनसे अधिक पैसे प्राप्त करने के लिए इस चंगुल में फंस जाती है। निर्धनता निर्धनता है वो एक अहम कारण है जो वेश्यावृत्ति इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि माता पिता बच्चों के पालन पोषण में यदि असमर्थ हैं, यदि माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो या तो माता पिता स्वयं अपने बच्चों से ये काम करवाना शुरू कर देंगे, या फिर बच्चे चोरी छिपे ये काम करना शुरू कर देंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। उनका रहन सहन, खान पान, चाल चलन, आचार व्यवहार में सुधार करने के लिए वो इसको आसानी से अपनाते हैं। जैसे कई घरों में जो सभ्य घर हैं, जिनके पास ठीक जो आर्थिक कंडीशन है वो ठीक ठाक भी है, विशेषकर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, जिनके ऊंचे ख्वाब हैं, वो इन कार्यों में आसानी से उच्च विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उन कार्यों में आसानी से संलिप्त हो जाती है। एम लैंड्रेस ने भी कहा था कि भूख वेश्यावृत्ति की आधारशिला है, कि भूख व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। तो गरीबी है, इसने बढ़ावा दिया वेश्यावृत्ति को। औद्योगिकरण और नगरीकरण भी वेश्यावृत्ति के मुख्य कारण रहे, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण में महिलाएं या लड़कियां वो भी वहाँ जाकर काम करने लगी। तो फिर वहाँ पर वो अपने साथियों के द्वारा या फिर अपने बॉस के द्वारा बार बार प्रताड़ित हुई, बार बार उनका यौन शोषण किया गया। तो धीरे धीरे उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया, या फिर जो औद्योगिकरण है शहरों में रहकर वो काम करते हैं, तो वहाँ पर अपनी तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं चलता, आजीविका नहीं चल पाती, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो भी वो उसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। इसके साथ साथ पुरुष है वो ज़्यादा उद्योग और नगरीकरण के कारण पुरुष परिवार से अलग होकर, मतलब अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में ही छोड़कर शहर में काम करने के लिए गए। काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें यौन संतुष्टि की इच्छा होती है, और उस यौन संतुष्टि या फिर काम वासना की संतुष्टि की इच्छा ने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया। अनैतिक व्यापार, महिलाओं का ये अनैतिक व्यापार होता है, उनको बहला फुसलाकर दूसरों के हाथों बेचा जाता है, और फिर वो धीरे धीरे कोठे तक पहुंच जाती है, वेश्यावृत्ति का धंधा करना शुरू कर देती है। धार्मिक कारण, वेश्यावृत्ति में धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है कि दक्षिण भारत में जो छोटी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को मंदिरों में अर्पित करने की एक परंपरा है। भी वो जो लड़कियां हैं वो मंदिर में देवी देवताओं की सेवा करेगी, परंतु वास्तव में क्या होता है, वो पुजारी उनका यौन शोषण शुरू कर देते हैं वहाँ पर, और उसके पश्चात गांव के जमींदार आदि सभी लोग उनका यौन शोषण, जो सम्मानित व्यक्ति है उनका, उच्च घराने के लोग उनका यौन शोषण करते हैं। और जब वो उनको पूरी तरह से शोषित कर लें या फिर उनकी एज बड़ी हो जाए, तो उनको फिर कोठे में या वेश्यालय में पहुंचाकर वहाँ से उनकी आमदनी उनसे प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ जो धर्म के प्रचारक हैं, जैसे साधु सन्यासी फकीर है, इन्होंने अपने डेरे आश्रम दरबार बनाए, जो कि लोगों को सामाजिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परंतु उन्हीं
फकीरों की आड़ में, उन्हीं आश्रमों की आड़ में, उन्हीं दरबारों की आड़ में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हो जाते हैं और फिर उनकी आड़ में वो वेश्यावृत्ति का कार्य भी करते हैं वहाँ पर। जैसे भारत में हैदराबाद, हरिद्वार, वाराणसी में धार्मिक शोषण के कारण वेश्यावृत्ति की अनेक विवशताएं, प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक कारण भी वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि एक अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन में पाया गया था कि जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर लड़कियां हैं वो इस व्यवसाय को ज़्यादा अपनाती हैं, क्योंकि कोई भी संतुलित दिमाग वाली लड़की या कोई अच्छी सोच वाली लड़की इस जघन्य अपराध को, एक व्यवसाय के जघन्य कार्य को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तो लड़कियों में कुछ मनोवैज्ञानिक कारक ये भी होते हैं, जैसे कुछ लड़कों में यौन इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, इसी तरह से कुछ लड़कियों में भी यौन इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लड़कियां तो उनको दबा लेती है और कुछ लड़कियां उनको दबा नहीं पाती और वो अपने पति से या पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पाती, तो विवाह से पहले भी वो अतिरिक्त संबंध स्थापित करती है और विवाह के पश्चात भी वो अतिरिक्त संबंध स्थापित करती है, जिससे वेश्यावृत्ति के दलदल में वो धीरे धीरे फंस जाती है। इसी प्रकार कुछ मंदबुद्धि लड़कियां भी अज्ञानतावश वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस जाती हैं और धीरे धीरे वो इससे फिर बाहर नहीं निकल पाती। इसके पश्चात जैविकीय कारण, बायोलॉजिकल कॉजेज, जैविकीय कारण भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इसमें एक बात तो आप वही लिखोगे भी, जैसे पुरुषों के अंदर कुछ पुरुषों में बहुत ज़्यादा यौन क्रिया की प्रबल इच्छा होती है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ महिलाओं में भी यौन क्रिया की प्रबल इच्छा होती है और कुछ समलैंगिक महिलाएं होती हैं। मतलब समलैंगिक विवाह होते हैं, जब लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली तो वो अपनी यौन संतुष्टि कैसे करेगी, तो यौन इच्छाओं के लिए फिर वो इसे एक व्यवसाय के रूप में भी अपना लेते हैं और धीरे धीरे करके वो वेश्यावृत्ति का रूप धारण कर लेते हैं। एक जैविक कारण के अंतर्गत ये भी आ जाएगा कि माता पिता ने जैसे बच्चे को संस्कार दिए हैं, अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, माता पिता यदि इसी व्यवसाय में संलिप्त रहे हैं तो बच्चों में भी वही संस्कार आएंगे और फिर बच्चे भी उसी कार्य को करेंगे। परिस्थितिजन्य कारण, अनेक ऐसी परिस्थितियां भी होती है जो महिलाओं को वेश्या बनने के लिए मजबूर कर देते हैं या व्यवसाय अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे किसी लड़की का अपहरण करके कोठे पर बेच दिया तो वो फिर बेचारी क्या करेगी। किसी लड़की को बहला फुसला कर किसी पुरुष के हवाले कर दिया, लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ बार बार रेप करना, बलात्कार करना और बाद में उसको छोड़ देना। तो इस तरह से जो, या फिर नातेदारों द्वारा जबरन, कुछ माता पिता नातेदार हैं उनसे ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति का कार्य करवाना, उसके आस पड़ोस का माहौल ऐसा होना जिसके कारण वो इस कार्य वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए वो आस पड़ोस का माहौल प्रेरित करे उसे। माता पिता की मृत्यु हो जाना, अनाथ हो जाना, सौतेली माँ का होना या फिर गरीबी, इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जो मजबूर करती है एक महिला को यह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कार्य को स्वीकार करने के लिए। अन्य कारण भी है। अन्य कारण पुरुष काम वासना। पुरुष काम वासना का तात्पर्य यह है कि वेश्यावृत्ति के लिए पुरुषों की काम वासना उत्तरदायी है। धनी एवं विलासी व्यक्ति अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए इस दुनिया में वेश्या की रचना करते हैं, क्योंकि यदि पुरुष अपनी संतुष्टि के लिए अपने पार्टनर तक ही सीमित रहें तो फिर वेश्यावृत्ति पनपेगी नहीं। तो वेश्यावृत्ति को पनपाने में, इसको बढ़ाने में पुरुषों की काम वासना काफ़ी जिम्मेदार रही है। युद्ध के कारण, जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे व्यक्ति मारे जाते हैं, पुरुष मारे जाते हैं, तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाती है। जब पत्नियां विधवा हो जाती है तो वो अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए और आजीविका चलाने के लिए मजबूर होकर इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाती है। उनकी संतान ने, जो काफ़ी गरीबी की हालत में रहती है, क्योंकि उनकी जो कमाने वाला था, उनकी देखभाल करने वाला था, वो युद्ध में मारा गया, तो मजबूर होकर उनकी बेटियां वो भी इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। अज्ञानता के कारण भी जो लड़कियां हैं वो इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है, क्योंकि कई लड़कियां अज्ञानता के कारण गुंडों या बदमाशों के लालच एवं चक्कर में फंस जाती है और बाध्य होकर इसे व्यवसाय के रूप में अपना लेती है। इसके साथ साथ नशाखोरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब लड़की नशा करना शुरू कर देती है तो उसको पैसे चाहिए, पैसे उसके पास है नहीं, तो फिर वो जिस्म फरोशी का कार्य शुरू करेगी और धीरे धीरे करके वो भी इस दलदल में फंस जाएगी। दिमागी कमजोरी,
लीग ऑफ नेशन की ने एक एडवाइजरी कमेटी ने मैं एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन में उन्होंने बताया था कि जो वेश्यावृत्ति का कार्य करने वाली उसमें 1/3 लड़कियां दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। तो ये कुछ कारण थे जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले कारण थे। इविल इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इसके क्या दुष्परिणाम है, वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम क्या है। इविल कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, व्यक्ति की विघटन। इसका पहला जो दुष्परिणाम है वो ये है कि दोनों ही पक्षों में व्यक्ति विघटन होता है, लड़के का भी लड़की का भी, क्योंकि जो वेश्यावृत्ति का कार्य करती है और जो वेश्यागमन करता है उन दोनों का नैतिक और सामाजिक पतन हो जाता है। नैतिक और सामाजिक पतन होने के कारण उनकी आत्म प्रतिष्ठा है उस पर ठेस पहुंचती है और समाज द्वारा उन दोनों को स्वीकार नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को से वेश्यागमन करने वालों को और वेश्यावृत्ति का काम करने वालों को बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी लग जाती है जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है, जैसे एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से वो ग्रसित हो सकते हैं। पारिवारिक विघटन, वेश्यावृत्ति का काम करने वाले दोनों ही पक्षों का पारिवारिक विघटन हो जाता है, क्योंकि यह भारतीय समाज इसको स्वीकार नहीं करता है और इसे एक पाप के रूप में मानता है। जो व्यक्ति वेश्यागमन करता है और जो महिला वेश्यावृत्ति का काम करती है उनसे उसके माता पिता, नातेदार, दोस्त, रिश्तेदार और यदि वो विवाहित हैं तो उनके बच्चे तक उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और समाज द्वारा भी उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इससे परिवार है वो टूट जाता है। इसके साथ साथ जो वेश्यागमन करते हैं वो अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते और वेश्याओं पर अधिक पैसे लुटाते हैं, जिससे जो उनके बच्चे, उनकी पत्नी उससे नफरत करने लग जाती है और तलाक तक हो जाते हैं। तो उनके परिवार का विघटन होता है। सामाजिक विघटन, व्यक्तिक और पारिवारिक विघटन के साथ सामाजिक विघटन भी होता है, क्योंकि इससे समाज में बहुत सारे अपराधों को बढ़ावा मिलता है, जैसे नशाखोरी, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, इस तरह की घटनाएं बढ़ती है और सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता है। व्यक्ति सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है। तो वेश्यावृत्ति से सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिक विघटन होता है। इसके पश्चात नैतिक व सामाजिक मूल्यों का पतन। नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं जो सामाजिक संगठन का आधार होते हैं, परंतु वेश्यावृत्ति के कारण वेश्यागमन करने वाला और वेश्यावृत्ति का कार्य करने वाला दोनों ही नियमों को तोड़ते हैं और इन नियमों को तोड़ने के कारण सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है, समाज को एक ठेस पहुंचती है, सामाजिक संगठन को एक ठेस पहुंचती है। बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वेश्यागमन करने वाला, जिस परिवार में महिला वेश्यावृत्ति का कार्य करती है उस परिवार के बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो वेश्यागमन करता है उस पुरुष के बच्चों के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आगे बढ़कर वो बच्चे भी इसी व्यवसाय में संलिप्त हो सकते हैं। यौन रोग, इससे भयानक बीमारियां व्यक्ति को घेर सकती है, जैसे महिलाओं में प्रमेह है, गनेरिया, उपदंश जैसे भयंकर रोग लग सकते हैं। तो वहीं पर एड्स जैसी भयंकर बीमारियां भी व्यक्ति को लग सकती है। एड्स का फैलाव, वेश्यावृत्ति इसने एड्स के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसमें व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है, उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। और जो एड्स का वायरस, HIV वायरस है, वो व्यक्ति के गुप्तांगों में छुपा रहता है और फिर एक सेक्सुअल प्रक्रिया के दौरान वीर्य के माध्यम से वो दूसरे में संचारित हो जाता है और इस तरह से वो भी HIV पॉजिटिव से ग्रस्त हो जाता है। निर्धनता, जो वेश्यावृत्ति इसने निर्धनता को बढ़ावा दिया है। क्योंकि वेश्यागमन करने वाला व्यक्ति वेश्याओं के ऊपर या उन लड़कियों के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर अपने पैसे लुटाता है और इसके साथ साथ वो शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, वेश्याओं को बड़े बड़े गिफ्ट देता है। परिणाम स्वरूप उसके खुद की आर्थिक हालत खस्ता हो जाती है और आर्थिक रूप से वो कंगाल हो जाता है। नारी जाति का अपमान, वेश्यावृत्ति नारी जाति के ऊपर एक कलंक के समान है। नारी की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सील, उसकी आत्मसम्मान, उसकी प्रतिष्ठा होती है, परंतु वेश्यावृत्ति के कारण मजबूरन उसे अपनी सील, आत्मसम्मान, ये सब कुछ कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। तो वेश्यावृत्ति है वो नारी जाति के ऊपर एक अपमान के समान है। अपराधों में वृद्धि, वेश्यावृत्ति के कारण अनेकों अपराधों में, जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। जैसे पैसे चाहिए उसे, तो पैसों के लिए वो चोरी करना, लूटमार करना, हत्या करना, अपहरण करना, डकैती करना जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो वेश्याओं के पास जाकर शरण ले लेते हैं
और वेश्याएं भी इन अपराधों को चलाती है, इन नशाखोरी जैसे इन अपराधों को भी वो चलाती है। तो ये जो वेश्याखोरी है, वेश्यावृत्ति का कार्य है, ये वेश्यावृत्ति के साथ साथ अपराधों का अड्डा भी बन जाते हैं। समाज पर कलंक, सभ्य समाज के ऊपर वेश्यावृत्ति निसंदेह है एक कलंक है, क्योंकि इससे व्यक्ति का, परिवार का, समाज का न केवल आत्मसम्मान नष्ट होता है, बल्कि इसके साथ साथ नैतिक पतन भी होता है, सामाजिक मूल्यों का पतन भी होता है, और आने वाली संतानों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है, क्योंकि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए जी अफसरों और कर्मचारियों और पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, और वही अफसर, वही कर्मचारी, वही पुलिस वाले वेश्याओं से पैसे लेकर वे या फिर वेश्यागमन करके अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। तो वेश्यावृत्ति ने न केवल समाज को, बल्कि संपूर्ण, न केवल एक देश को, एक परिवार को, एक व्यक्ति को, बल्कि संपूर्ण विश्व के संगठन पर इसने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अबोलिशन एक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक अधिनियम, देखिए वेश्यावृत्ति को, स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के उन्मूलन अधिनियम 1956, और 1956 में यह पारित किया गया, और इसके पश्चात इसको सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 भी कहा जाता है। 1 मई 1957 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसके प्रावधान क्या क्या थे, ये जो अधिनियम किया गया, पारित किया गया, इसके प्रावधान क्या थे? पहले तो प्रत्येक राज्य के संबंध में अलग अलग अधिनियम बने थे, परंतु यह अधिनियम संपूर्ण देश में एक स्थान पर लागू किया गया, और वेश्यालय रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को 1 से 15 साल तक की कैद और 2,000 रुपये तक का जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत यदि 21 वर्ष से कम आयु की वेश्या थी तो उनको एक लड़की माना गया और उनको सुधार गृह में भेज दिया गया। वेश्यालयों की तलाशी ली गई, उन्हें गिरफ्तार करके सुधार गृहों में या सुरक्षा गृहों में भेज दिया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जो भी वेश्या के अपने लड़के या लड़की को छोड़कर अन्य कोई 18 वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति या कोई भी उसी की आय, वेश्या की आय पर निर्भर करता है, तो उसको 2 वर्ष की सज़ा या फिर 1,000 रुपये का तक का जुर्माना किया जा सकता है। वेश्या के साथ रहना, उस पर नियंत्रण रखना, उसे ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना, वेश्यावृत्ति के लिए स्त्रियों या लड़कियों को फुसलाना या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेश्यावृत्ति के लिए ले जाना कैद और जुर्माने के रूप में दंडनीय घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ इस अधिनियम में, इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति में लगी स्त्रियों और लड़कियों के पुनर्वास और सुधार के लिए सुरक्षा गृहों की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया। इस अधिनियम में वेश्यावृत्ति उसके पश्चात 1986 में वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम 1986 लागू किया गया, जिसे 26 जनवरी 86 के नाम से जाना गया, जिसे 26 जनवरी 1987 को लागू किया गया, जिससे उस अधिनियम में भी सुधार किया गया। जिस्म फरोशी या वेश्यावृत्ति की परिभाषा बदली गई। संशोधित कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया ताकि महिला और बच्चों के शोषण पर रोक लगाई जा सके। छापों के दौरान पकड़ी जाने वाली महिलाओं से केवल पुलिस अधिकारी ही या पुलिस कर्मचारी ही उनसे पूछताछ करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान किए गए महिला वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए, स्वतंत्रता से पूर्व भी और स्वतंत्रता के पश्चात भी। इसके साथ साथ 2 केंद्र की स्थापना की गई। एक देखभाल केंद्र था, ये अस्थायी केंद्र था। इससे कोई महिला वेश्यावृत्ति का कार्य करते हुए पकड़ी गई या फिर वेश्यावृत्ति से किसी महिला को मुक्त कराया गया तो उन्हें अस्थायी रूप से रखने के लिए जिस स्थान को खोला गया उसका नाम देखभाल केंद्र था। इसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए, उनकी काउंसलिंग की जाती है। और दूसरा है रक्षा गृह व रक्षा शरणालय। ये ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति के कारण छापे के दौरान पकड़े गए या फिर जिनको छुड़ाया गया है वहाँ से, उनको स्थायी रूप से रखने के लिए जो निवास स्थान बनाए गए उनको रक्षा गृह, रक्षा शरणालय कहा जाता है। इन महिलाओं को पुनर्वासित करने के लिए प्रयास किए गए। इनको धार्मिक और अच्छी शिक्षा देकर इनको अच्छे रास्ते पर लाने के प्रयास किए जाते हैं। अच्छे काउंसलर के द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य आजीविका के लिए अन्य कोई व्यवसाय अपना सकें। इसके पश्चात इरेडिकेटिंग सजेशंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, जो वेश्यावृत्ति इसको हम कैसे रोकें।
विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा। समाज द्वारा विधवा विवाह को पुनर्विवाह को स्वीकार करना चाहिए ताकि महिलाएं उसको आश्रय मिल सके और वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां कर सके। दहेज प्रथा की समाप्ति करनी चाहिए क्योंकि दहेज प्रथा गरीबी को बढ़ावा देती है और गरीबी व वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है। जन जागृति, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए जन जागृति करनी चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसके दुष्परिणामों को बताना चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, विशेषकर युवा पीढ़ी के द्वारा इसमें आगे आकर पहल करनी चाहिए। सख्त कानून बनाए जाने चाहिए जिससे वेश्यावृत्ति का काम करने वाले, वेश्यागमन करने वाले और वेश्यावृत्ति का काम करवाने वाले व्यक्तियों के कठोर से कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान हो। अहम भूमिका, किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त करने में समाज की अहम भूमिका रहती है, तो समाज के द्वारा संगठित होकर इसके लिए प्रयास करने होंगे और ऐसे कार्य करने वाले जो महिलाएं हैं उनको मुक्त कराकर उनके पुनर्वासित करके उनके प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा और युवाओं को भी आगे आना होगा भी ऐसी महिलाओं के साथ शादी करके उनका जीवन है वो बसा सके, जीवन सुधार सके। इसके साथ साथ ऐसे कार्य में संलिप्त पाए जाने पर पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार तक होना चाहिए, उनको घर गांव आदि से निकालना चाहिए। स्वयं महिलाओं का योगदान, वेश्यावृत्ति को रोकने में स्वयं महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो माता पिता है, जो माँ है, विशेषकर उस माँ को अपनी संतान को अच्छा संस्कार देना चाहिए, संतान के सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी हो जाए, न इस धंधे में शामिल हों और न ही अपने संतानों को इसमें शामिल होने दें। अपने संबंध हैं वो अपने वेद संस्थाओं तक ही सीमित रखें। और इसके साथ साथ महिलाएं हैं उनको वेश्यावृत्ति के लिए जो महिलाएं कार्य करती है उनको रोकने के प्रयास भी करने चाहिए, समझाने बुझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी नारी जाति पर एक कलंक है, एक धब्बा है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगानी होगी, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या पर जब रोक लगाई जाएगी तो विषम लिंगानुपात नहीं होगा, लिंगानुपात बराबर होगा। लिंगानुपात बराबर होगा तो सभी की शादियाँ होगी, तो वो वैध तरीके से सामाजिक रूप से मान्य संस्था विवाह के द्वारा अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। न्यायालयों को भी आगे आकर, न्यायालयों की अहम भूमिका होगी, वो स्वयं भी वेश्यालयों पर रोक लगा सकते हैं। सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वेश्यावृत्ति जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और ऐसे काम में शामिल व्यक्तियों को के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित करना चाहिए। वेश्यावृत्ति को डेंजर जोन घोषित करके वहाँ पर पूरी क्षेत्र को पूरी तरह से निगरानी करनी चाहिए और वहाँ पर आने जाने वाले हर व्यक्ति, हर पुरुष पर निगरानी करनी चाहिए। इसी तरह से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, धर्मशालाओं में नियमित रूप से चेकिंग होनी चाहिए। पुनर्वासित वेश्याओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, सरकार को चाहिए कि जो वेश्याएं जिन्होंने ये जिस्म फरोशी का काम छोड़ दिया है, पुनर्वासित वो दोबारा अच्छा काम करना शुरू किया, तो उनके लिए सरकार के द्वारा रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। शुरू में जब छोटे बच्चे हैं तो उनके अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों का, नैतिक नियमों का पालन करना उनके अंदर कूट कूट कर भरा जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इनके लिए महिलाओं को ऋण की व्यवस्था करना, उनको शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ताकि वे स्वयं अपना कोई न कोई रोजगार चलाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, दूसरों के ऊपर उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर न रहना पड़े। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली सामाजिक कुरीतियों को रोकना, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा पुनर्विवाह निषेध, नशाखोरी, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, या मंदिरों में छोटी बच्चियों को अर्पित करना, इनको प्रत्येक ऐसी सामाजिक कुरीतियां जो महिलाओं को वेश्यावृत्ति के मार्ग पर धकेलनी है पर पूर्णतः पाबंदी लगानी चाहिए। इसमें समाज और सरकार के तालमेल से यह कार्य संभव हो सकता है। महिला शिक्षा, क्योंकि वेश्यावृत्ति का कार्य, ज़्यादातर कार्य अज्ञानतावश किया जाता है, उन्हें ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। महिलाओं को अधिक शिक्षित करना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति, हकों के प्रति जागरूक करना चाहिए, उन्हें रोजगार के, शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाना, देखिए तनाव वेश्यावृत्ति का मुख्य कारण होता है। एक प्रेमी प्रेमिका के संबंध आपस में बिगड़ गए, दो दोस्तों के संबंध आपस में बिगड़ गए, तनाव में रहेंगे, तो वेश्यावृत्ति या पर पुरुष गमन या पर महिला गमन के प्रति प्रेरित करेंगे। इसी तरह से पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं आएंगे, बल्कि दोनों ही अन्य जगह पर
अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की कोशिश करेंगे, या फिर दोनों में तलाक हो जाएगा, परिवार का विघटन हो जाएगा। तो ये सब परिस्थितियाँ वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। तो समाज को, रिश्तेदारों के, परिवार के सदस्यों को, स्वयं पति पत्नी को चाहिए कि आपसी मनमुटाव को दूर करके संबंधों को मधुर रखने का प्रयास किया जाए। सेल्फ असेसमेंट सेशन में हम बढ़ते हैं। वेश्यावृत्ति क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन, पुरुष वेश्या को क्या कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में भी आपको डालना है। महिला वेश्या के प्रकार बताएं। वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम क्या है? स्त्रियों व लड़कियों के अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के कुछ प्रावधान बताएं। वेश्यावृत्ति की प्रकृति या विशेषताएं बताएं। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक अभिशाप विषय पर निबंध लिखें। ये 16 नंबर का, 6 प्रश्न तक 2-2 नंबर के, आगे 16 नंबर के। वेश्यावृत्ति क्या है? भारत में वेश्याओं के प्रकार पर चर्चा करें। वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारणों और परिणामों को बताएं। वेश्यावृत्ति के अर्थ को बताते हुए इसके निरोध हेतु सुझाव दें। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।